वेलकम टू ऑल स्टूडेंट ऑन यूट्यूब चैनल विनायक इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल विनायक इंस्टीट्यूट के। स्टूडेंट, आज बिजनेस एनवायरनमेंट के एक नए टॉपिक बैलेंस ऑफ पेमेंट के पार्ट 2 में हम लोग आज इसको स्टार्ट करेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट के पार्ट फर्स्ट को जिस स्टूडेंट ने नहीं देखा है उसको आप ज़रूर से देख लीजिए, ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट 2 आपको समझ में आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट इंपॉर्टेंट है, इससे एक दो क्वेश्चन बिजनेस BHU BCom एंट्रेंस में ज़रूर आते हैं। चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, नेक्स्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमने आपको शुरू में बताया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें 3 पार्ट हैं। पहला है क्या है, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और एरर एंड ओमिशन। इसी को हम लोग स्टैटिकल डिस्क्रिपेंसी कहते हैं। अच्छा, करेंट अकाउंट में विजिबल और इनविजिबल आइटम बोथ आते हैं। तो विजिबल आइटम किस में आते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड में आते हैं। ठीक है, किस में आते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड में। और BOP में विजिबल आइटम इनविजिबल आइटम दोनों। कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल और लोन। स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, क्या आएगा, लोन। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमेशा तो बैलेंस तो रहेगा नहीं भाई, ज़रूरी नहीं है कि कोई देश जो है जितना आयात करे उतना ही निर्यात करे। तो कभी कभी क्या होता है, या भुगतान जो है संतुलन नहीं रहता, असंतुलित होता है। हमने आपको बताया था फेवरेबल, अनफेवरेबल और बैलेंस। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो भुगतान संतुलन हो वो क्या रहे, फेवरेबल रहे। तो जब अनफेवरेबल क्यों होगा, क्यों बैलेंस नहीं होता, क्यों हम आयात और निर्यात दोनों बराबर नहीं कर पाते, तो क्यों प्रतिकूल होता है, यानी अनफेवरेबल क्यों है। ठीक है, अनफेवरेबल। तो क्वेश्चन क्या है, ये पॉइंट है, भुगतान असंतुलन के प्रतिकूल होने के क्या कारण है। तो देखिए क्या क्या कारण है। पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, सीधी सी बात है, आपको पता है कि पेट्रोल जो है वो इंडिया आयात करता है। ये इंडिया के परिप्रेक्ष्य में हमको देखना है, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अगर मान लीजिए पेट्रोल का कीमत बढ़ गई तो सीधी सी बात है कि पैसा हमारे पास से ज़्यादा जाएगा, तो भी हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है या बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो क्या रहेगा, अनफेवरेबल रहेगा। विदेशी बिल पर ब्याज का भुगतान, यानी फिर पैसा जा रहा है, पैसा हमारे पास से जा रहा है, तो फिर पैसा जा रहा है, ये यूनिट्रल हो गया, एक पक्षी हो गया, क्योंकि ब्याज का भुगतान कर रहा है तो ये इन्वेस्टमेंट इनकम है। ठीक है, तो ये क्या है, एक पक्षी हस्तांतरण, पैसा जा रहा है फिर भी भुगतान क्या हो रहेगा, असंतुलित हो जाएगा। आयातों का उदारीकरण, अगर मान लीजिए हम आसानी से आयात करना शुरू कर दें, आयात करेंगे तो पैसा जाएगा, आयात बढ़ा देंगे और निर्यात उस हिसाब से नहीं बन पा रहा है, निर्यात उस हिसाब से हम नहीं कर पा रहे हैं, तो भुगतान संतुलन क्या रहेगा, प्रतिकूल हो जाएगा। क्योंकि आयात हम ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं, और जब आयात करेंगे तो सीधी सी बात है, हमको पैसा क्या करना होगा, देना होगा। फिर विदेशी प्रतियोगिता, मशीनों का आयात, स्वर्ण का आयात और निर्यात में कम वृद्धि। देखिए, एक सिंपल सा फंडा याद रखिएगा, आयात कम, आयात क्या कम, और निर्यात ज़्यादा होना चाहिए। ठीक, अगर ये नहीं है, यानी आयात ज़्यादा हो रहा है, आयात क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, और निर्यात क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो असंतुलित हो जाएगा। ठीक, आयात क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि कम खरीदें बेचे ज़्यादा। लेकिन अगर इसके विपरीत है तो भुगतान संतुलन क्या हो जाएगा, प्रतिकूल हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे रीज़न थे जो भुगतान संतुलन के प्रतिकूल होने के कारण थे। अब इसको कैसे सुधारेंगे, तो देखिए अगला सुधार हेतु सुझाव, यानी भुगतान संतुलन अगर अनफेवरेबल है तो क्या करेंगे, सीधी सी बात है, आयात का प्रतिस्थापन करेंगे। आयात प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, देखिए आयात प्रतिस्थापन का सीधा सा मतलब होता है, देखिए अभी लॉकडाउन की स्थिति में हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इसी बात को कहा, आयात का प्रतिस्थापन करके हम क्या करें, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाएं। आयात का प्रतिस्थापन करके क्या बनाएं, आत्मनिर्भर। ठीक, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का मतलब हो गया कि हम किसी आयात प्रतिस्थापन, पहले समझ लीजिए कि जिस वस्तु को हम क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जिस वस्तु को हम खरीद रहे हैं उसको बाहर से खरीदने की अपेक्षा क्या हो, अपने देश में ही क्या करें, बना लें, यानी आयात को प्रतिस्थापित कर दें। ठीक, यानी अगर मान लीजिए कि इंडिया किसी वस्तु को किसी दूसरे देश से आयात कर रहा है तो उसके पास से फॉरेन करेंसी चली जाएगी। ऐसा ना करके वो क्या करे, उसको कोशिश ये करे कि वो अपने ही देश में उसको क्या किया जाए, बना लिया जाए। ठीक, तो कब ऐसा होगा, जब हम आत्मनिर्भर होंगे, यानी क्या होंगे, जब हम आत्मनिर्भर होंगे, यानी देश की अर्थव्यवस्था कैसी होगी, आत्मनिर्भर होगी। यहाँ के लोग किसी चीज़ पर, किसी के लिए डिपेंड नहीं होंगे, यानी अगर कोई वस्तु चाहिए तो हम ऐसा नहीं कि किसी दूसरे देश पर डिपेंड हैं। ठीक है, अच्छा, निर्यात में वृद्धि, ये हम बताई दिए क्या होगा, निर्यात में वृद्धि, निर्यात बढ़ेगा तो फॉरेन करेंसी आएगी।
वस्तु के घरेलू मांग को सीमित करना। घरेलू मांग को सीमित करने का मतलब क्या है? इसके देखिए दो पक्ष हैं। अगर हम घरेलू मांग को सीमित करेंगे तो वस्तु को निर्यात हम कर सकते हैं। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बताई दी, विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करना। जैसे देखिए अभी तो लॉकडाउन की स्थिति है, कोई भी विदेशी पर्यटक अब 1 साल करीब लगभग नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसी अर्थव्यवस्था है और ऐसी महामारी जिसकी वजह से विदेशी पर्यटक अब काफ़ी दिनों तक नहीं आएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? देश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो जाएगी, विदेशी भुगतान कम हो जाएगा। लेकिन अगर इसको सुधारना है तो विदेशी पर्यटकों को क्या करना होगा? आकर्षित करना होगा, ताकि वो हमारे देश में आएँ, और अगर आएंगे तो सीधी सी बात पैसा मिलेगा। फिर प्रभावी आयात निर्यात नीति और स्वर्ण का क्या किया जाए? विक्रय किया जाए, स्वर्ण को बेचा जाए। ठीक, तो ये ऐसे सुझाव थे जिसके माध्यम से हम अपने भुगतान संतुलन जो प्रतिकूल था, यानी भुगतान फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट था, उसको क्या कर सकते हैं? संतुलित कर सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कौन कौन से कारण हैं भुगतान असंतुलन के प्रतिकूल होने के? कौन कौन से क्वेश्चन ये दिखाएगा कि निम्न में से कौन से भुगतान संतुलन प्रतिकूल होने के कारण हैं, या भुगतान संतुलन प्रतिकूल होने के बाद इसको कैसे सुधारा जा सकता है, यानी इसके सुधार के क्या सुझाव हैं, इसको कैसे हम सही कर सकते हैं। तो ये सब ऐसे फैक्टर्स हैं। ठीक, ये भुगतान संतुलन था। इसका छोटा सा एक टॉपिक है, इसी में हमने आपको बताया था भुगतान संतुलन असंतुलन के प्रकार, यानी भुगतान शेष में असंतुलन होगा तो कितने प्रकार का होता है। पहला होता है चक्रीय असंतुलन, साइक्लिकल इसको कहते हैं, लॉन्ग टर्म दीर्घकालीन असंतुलन, स्ट्रक्चरल संरचनात्मक असंतुलन, और अल्पकालीन यानी शॉर्ट टर्म। देखिए व्यापार चक्र हमने बताया था कि कभी बिजनेस ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी स्टेबल रहता है। तो व्यापार चक्र के उच्चावचन के कारण उत्पन्न होता है, यानी चक्रीय उच्चावचन किसके कारण? बिजनेस साइकिल के कारण। किसके कारण? बिजनेस साइकिल के कारण। फिर अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न। फिर संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल देश के आयात निर्यात के मांग और पूर्ति के ढांचे पर, यानी डिमांड और सप्लाई के अनुसार अगर जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग संरचनात्मक असंतुलन कहते हैं। और अल्पकालीन किसे कहते हैं? अल्पकालीन देखिए ये अल्पकाल के लिए होता है। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन सा भुगतान असंतुलन। तो पहला क्या हो जाएगा? चक्रीय असंतुलन। क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। चक्रीय असंतुलन, दीर्घकालीन असंतुलन, संरचनात्मक असंतुलन और अल्पकालीन असंतुलन, ये भुगतान असंतुलन के प्रकार हैं। चलिए एक छोटा सा और टॉपिक आपके लिए, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, यानी किस रेट से। देखिए आपको पता होता है $1 के बदले में मान लीजिए 72 रुपये। ये किस बेस पर डिपेंड होता है? इसके लिए कोई एक डिसाइड होगा, वो यही दर है। ठीक है, तो कह रहा है विदेशी मुद्रा की प्रति इकाई की घरेलू मुद्रा में कीमत विनिमय दर कहलाती है। क्या कहलाती है? यानी विदेशी मुद्रा की प्राप्ति, यानी अगर आपको $1 चाहिए तो आपको कितनी घरेलू मुद्रा देनी होगी, यानी रुपया कितना देना होगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विनिमय दर कहते हैं। कह रहा है विनिमय दर एक देश की मुद्रा की मापती है। क्या करती है? मुद्रा को मापती है, जिससे आगे क्या करें? जिससे बाजार में दूसरे देश की मुद्रा की इकाई के बदले में प्राप्त की जा सकती है। यानी वही कि $1 के बदले में, ठीक है, $1 के बदले में हमको कितना रुपया चाहिए, यानी $1 को अगर लेना हो तो हमको कितना रुपया देना पड़ेगा, यही विनिमय दर है। ये कितने तरीके की होती है ये देखिए। टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट। पहला है नॉर्मल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। क्या है? नॉर्मल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। इसका फुल फॉर्म नीर कहते हैं, नीर और रीर। नीर और इसका फुल फॉर्म याद रखें, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, नीर और रीर। और आरबीआई इसी को यूज़ करती है। नीर का फुल फॉर्म नॉर्मल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, रीर का फुल फॉर्म रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। आरबीआई इसी को यूज़ करती है। अब एक और है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। क्या है? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। इसी को फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट भी कहते हैं। ठीक, तैरती विनिमय दर प्रणाली। जब विनिमय दर का निर्धारण बाजार की किसके द्वारा होता है? डिमांड और सप्लाई के द्वारा। देखिए हम किसी फिक्स एक्सचेंज रेट को फिक्स नहीं कर सकते, यानी $1 के बदले में हमको कितना रुपया चाहिए या कितना रुपया देना पड़ेगा, हम इसको फिक्स नहीं कर सकते हैं। ये किस पे डिपेंड होता है? डिमांड और सप्लाई पर। यानी जब डॉलर की कीमत ज़्यादा होती है तो उसकी वैल्यू भी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अब जब डॉलर की मांग कम होगी तो उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यही बात है कि तो इसीलिए जब विनिमय दर का निर्धारण बाजार की शक्ति दर, यानी बाजार में किसी भी एक पर्टिकुलर मुद्रा की मांग पर डिपेंड करती है कि वो मुद्रा महंगी होगी या सस्ती होगी।
ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विनिमय दर प्रणाली कहते हैं, तैरती विनिमय दर प्रणाली कहते हैं। इसको फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट भी कहते हैं। याद रखिएगा, इसको हम लोग एक और नाम देते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज। जो फ्लेक्सिबल है, ठीक है, परिवर्तनशील है एक्सचेंज रेट, ठीक, किस पे डिपेंड होगी, मांग और पूर्ति पर, डिमांड और सप्लाई पर। तो ठीक है स्टूडेंट, ये था आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब ये बैलेंस ऑफ पेमेंट यहीं पर समाप्त हो गया। और जो अगला टॉपिक होगा वो हमारा लेसन नंबर 4 होगा, जिसमें हम लोग इंटरनेशनल की ट्रेड की थ्योरी पढ़ेंगे और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में देखेंगे। ठीक, तो ये था आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का सेकंड टॉपिक। और आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अपने स्टूडेंट के फ्रेंड के साथ ज़रूर इसको शेयर करिएगा और लाइक करना न भूलिएगा। और जिस स्टूडेंट ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तब तक इसको आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, शबा खैर, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।